प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः कक्षा 11वीं की हिंदी विषय की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित प्रेमचंद की अमर कहानी नमक का दारोगा के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस कक्षा के माध्यम से आप नमक का दारोगा कहानी के भाव को समझ पाएंगे। आप प्रेमचंद कालीन कहानी से परिचित हो पाएंगे। तत्कालीन समय और संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को जान पाएंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत को आत्मसात कर पाएंगे। विद्यार्थी नए शब्द और उनके अर्थ को जानेंगे। इस कहानी में सुंदर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है। आप सभी इससे परिचित हो पाएंगे। सभी विद्यार्थी हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा, जिसे हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है, से परिचित हो पाएंगे। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने अभी तक प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात हमने कहानी के प्रथम भाग का अध्ययन किया, जिसमें प्रेमचंद ने अंग्रेजों के द्वारा नमक का विभाग बनाए जाने के पश्चात उस विभाग में नौकरी पाने को आतुर लोगों को दिखाया है। किस प्रकार लोग ऊंचे और सर्वसम्मानित पदों को ऊपरी कमाई के लिए छोड़कर नमक विभाग में चौकीदार जैसे छोटे पदों पर भी नौकरी करने के लिए तैयार हैं। लोग नमक का गैर कानूनी रूप से व्यापार करते हैं। कहानी के केंद्र में मुंशी वंशीधर हैं, जिन्होंने अपनी फारसी की पढ़ाई पूरी कर ली है। उनके पिता नौकरी ढूंढने जाने से पहले उन्हें भ्रष्टाचार की बातें सिखाते हैं। कहते हैं ओहदे की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ध्यान चादर और ऊपरी आमदनी पर होनी चाहिए। वृद्ध मुंशी वेतन की तुलना पूर्णमासी के चांद से करते हैं, जो महीने में एक बार मिलता है, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जबकि ऊपरी आमदनी की तुलना बहते हुए जल से करते हैं, जिससे हमेशा प्यास बुझती है। इन शिक्षाओं के साथ वंशीधर नौकरी की तलाश में निकलते हैं और उन्हें जाते ही नमक विभाग में दारोगा का पद मिल जाता है। उनके पिता के द्वारा दी गई सीखों का उन पर कोई असर नहीं होता। वे एक कर्मठ और ईमानदार अफसर बनते हैं, जिन्हें उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पसंद करते हैं। एक रात वे नदी किनारे नमक की कालाबाजारी को पकड़ लेते हैं। पूछने पर पता चलता है कि गाड़ियाँ पंडित अलोपी दीन की हैं। पंडित अलोपी दीन उस क्षेत्र के बहुत बड़े जमींदार थे, जिनकी पहुँच बहुत ऊपर तक थी। वंशीधर पंडित अलोपी दीन के धन के समक्ष झुकते नहीं और धर्म की ध्वजा के ध्वजवाहक बनते हैं। अलोपी दीन के द्वारा 1000 से की गई रिश्वत की शुरुआत 40,000 पर जाकर रुकती है, परंतु वंशीधर अपने धर्म के मार्ग, अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर अडिग रहते हुए उसे ठुकराते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक का अध्ययन किया था। तो आइए अब हम नमक का दारोगा कहानी के शेष भाग का अध्ययन करते हैं। इस भाग का आप जब वाचन करेंगे तो इन कठिन शब्दों को पाएंगे, जिनका अर्थ मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। रोज नामचा, छोटी किताब जिसमें प्रतिदिन किए कार्य के बारे में लिखा जाए। अगाध, जिसकी गहराई का पता न चले। अमले, कर्मचारी मंडल या नौकर चाकर। वाचाल, बोलने में चतुर, बातूनी। तजवीज़, राय या निर्णय। मुअत्तली, निलंबन। भग्न, टूटा हुआ या पराजित। पछहिए, पश्चिमी। लल्लो चप्पो, खुशामद करना। ठकुर सुहाती, किसी बड़े व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली खुशामद।
मर्मज्ञ, गूढ़ रहस्य जानने वाला, बेमुरव्वत, जिसमें शील या संकोच न हो। आशा करता हूं कि आप इन शब्दों के अर्थ को ज्ञात हो जाने के पश्चात कहानी को समझने में सहायता मिलेगी। कहानी के इस भाग की शुरुआत प्रेमचंद खुद के गढ़े मुहावरे दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी से करते हैं। लोगों को जैसे ही पता चला कि अलोपी दिन गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लोग तरह तरह की टीका टिप्पणी करने लगते हैं और इसके साथ ही साथ निंदा और बौछारें अलग अलग तरह से होने लगी। सभी अपना निर्णय सुना देना चाहते थे। ऐसा लगता था कि संसार के समस्त पाप और बुराइयां अब सिर्फ अलोपी दिन के ही हिस्से में आ गए हैं, बाकी सभी के पाप कट गए हैं। वे लोग जो स्वयं तरह तरह के भ्रष्टाचार करते हैं, जो दूध में पानी मिलाने वाले लोग हैं, जो गलत रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग हैं, रेल में बिना टिकट का सफ़र करने वाले बाबू लोग और जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, सभी अपने को देवता मानकर समस्त पाप अलोपी दिन के हिस्से में डाल देना चाहते हैं। जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दिन अभियुक्त बनकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां लगाए कोर्ट में लज्जा और क्षोभ से गर्दन झुकाए जा रहे थे, तब पूरे शहर में हलचल मची हुई थी। मेलों में भी इतनी भीड़ नहीं होती, उससे ज़्यादा भीड़ इस समय अलोपी दिन को देखने के लिए जुटी हुई है। लेकिन पंडित अलोपी दिन के लिए अदालत में पहुंचने भर की देर है, क्योंकि वहाँ पर उनका शासन है, उन्हीं का राज है। प्रेमचंद बहुत सटीक शब्दों में इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं, पंडित अलोपी दिन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, सामान्य कर्मचारी उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के ही गुलाम थे। इन पंक्तियों से ही पता चल जाता है कि इस मुकदमे का क्या हश्र होने वाला है। प्रेमचंद लिखते हैं कि न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठना हुआ है, लेकिन अब युद्ध का मैदान बदल गया है। न्यायालय पहुंचते ही पूरा मामला बदल जाता है। नदी किनारे जहां वंशी धर्म के धर्म रूपी पैरों तले धन को पूरी बेमुरव्वती से कुचल दिया गया था, अब धन बदला लेने के लिए तैयार है। यहां पक्षपात का बोलबाला है। पंडित अलोपी दिन की पूरा शासन उनके साथ, उनके शक्ति उनके साथ खड़ी है। सभी लोग आश्चर्य से चकित हैं, इसलिए नहीं कि अलोपी दिन ने ऐसा काम किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए। और फिर जैसे ही मुकदमा शुरू होता है, वकीलों की पूरी एक सेना अलोपी दिन को छुड़ाने के लिए तैयार खड़ी थी, जबकि वंशीधर के पास सिवा सत्य के कोई बल नहीं था और न ही स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। कुछ एक गवाह तो थे, लेकिन वो भी लोभ से एकदम डमाडोल थे। मतलब उन्हें पैसा दे दिया जाएगा तो वे कुछ भी बोलने के लिए, असत्य बोलने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह का दृश्य प्रेमचंद खींचते हैं। वही होता है, मुकदमा शुरू होता है और शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपना निर्णय दिया और उसमें वह बताते हैं कि अलोपी दिन के विरुद्ध जो भी प्रमाण दिए गए हैं उनका आधार ही नहीं है, या फिर वो एकदम से भ्रमात्मक है। पंडित अलोपी दिन इतने बड़े आदमी हैं, इतने थोड़े से फायदे के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से पंडित अलोपी दिन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। मुंशी वंशीधर के लिए न्यायाधीश महोदय यह कहते हैं कि उनका अधिक दोष नहीं है, बस कुछ ज़्यादा ही तत्परता के कारण उनका विवेक और बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गए थे। इस प्रकार से भविष्य में उन्हें होशियार रहने का फरमान सुनाया जाता है। जैसे ही यह फैसला हुआ, वकील एकदम उछल पड़े। पंडित अलोपी दिन भी एकदम मुस्कुराते हुए बाहर निकले
और सगे संबंधियों ने खूब रुपए लुटाए। इसके उलट वंशीधर जब बाहर निकलते हैं तो उन पर व्यंग्य बाणों की बरसात कर दी गई। चपरासियों ने उनको झुक झुक कर सलाम किया। उस समय का एक एक वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्व की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर रहा था। यदि वे इस मुकदमे में सफल भी हो जाते तब भी हो सकता है कि इतना अकड़ कर नहीं चलते। उन्हें पता लग गया था कि यहाँ उपस्थित लोगों में एकमात्र वही हैं जो सत्य के साथ हैं, जो ईमानदारी के रास्ते पर हैं। बाकी यहाँ पर न्याय, विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ये सारे लोग जो हैं वो सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। बेचारे टूटे हुए हृदय के साथ पराजित होकर के शोक और दुख की स्थिति में घर पहुँचे। उनके पिता उनसे पहले से ही नाराज़ थे कि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार की शिक्षा देकर भेजा था और यह ईमानदारी से काम कर रहा है। जैसे ही उनको यह पता चला कि इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, उन्होंने अपना सिर पीट लिया और आग बबूला हो गए। परिवार में उनकी वृद्धा माता को भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने भी सपने पाले थे कि बेटा जैसे ही कमाएगा तो जगन्नाथ और रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा करेंगे, लेकिन वह कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे बात नहीं की। वंशीधर को सजा सिर्फ न्यायालय से ही प्राप्त नहीं हुई, बल्कि उन्हें समाज और परिवार भी सजा दे रहा है। सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य के रास्ते पर चलते हुए वंशीधर को सिर्फ दुख ही प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार एक और सप्ताह बीत गया। तभी एक दिन संध्या के समय पंडित अलोपी दिन अपनी सजी संवरी बैलगाड़ी से वंशीधर के घर पहुंचते हैं। वृद्ध मुंशी उनकी खुशामद करते हैं और वंशीधर को बुरा भला बोलते हैं, परंतु अलोपी दिन उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। पंडित अलोपी दिन और मुंशी वंशीधर पुनः आमने सामने होते हैं। वंशीधर स्वाभिमान पूर्वक अलोपी दिन के समक्ष जाते हैं। उन्हें लगता है शायद पंडित अलोपी दिन उन्हें लज्जित करने और जलाने आए होंगे, इसलिए उन्होंने क्षमा प्रार्थना की कोई चेष्टा नहीं की और उन्हें अपने पिता का व्यवहार भी असह्य प्रतीत हो रहा था। परंतु जैसे ही अलोपी दिन की बातें सुनी, उनके मन के सारे मैल जो हैं वो मिट गए। वंशीधर लज्जित हुए। अलोपी दिन वंशीधर की कर्तव्य परायणता की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हजारों रईस और अमीर देखे होंगे, उच्च पदाधिकारियों से उनका सामना पड़ा, लेकिन उन्हें परास्त किया तो सिर्फ वंशीधर की ईमानदारी ने। अलोपी दिन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर को पकड़ाया, जिसमें उन्होंने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग से, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त में। वंशीधर ने अपने आप को इस पद के योग्य नहीं बताया, लेकिन पंडित अलोपी दिन अपनी बात पर अड़े थे कि वंशीधर जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे वह वहाँ से उठेंगे नहीं। इस तरह से वह वंशीधर से विनती करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें हमेशा नदी किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। यह सुनकर वंशीधर की आंखें डबडबा जाती हैं और वह मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। उसके पश्चात अलोपी दिन ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। यह कहानी प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर पूरी खरी उतरती है। यह कहानी बुराई पर सच्चाई की जीत के साथ समाप्त होती है। प्रेमचंद कहानी के पाठकों को मुक्त कर देते हैं। इस कहानी को आप दो नज़रिए से देख सकते हैं। एक,
बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि अलोपीदीन ने अपने बुरे कार्यों को छोड़ा नहीं है। वंशीधर अलोपीदीन के गैर कानूनी तरीके से कमाए हुए धन की मैनेजरी के लिए तैयार हो गए हैं। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि एक बेईमान व्यक्ति ने एक ईमानदार व्यक्ति को अपनी बेईमानी का हिस्सेदार बना लिया है। प्रेमचंद पाठक को उसके इच्छानुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं। इस प्रकार से यह कहानी अपने दौर से कहीं आगे की कहानी लगती है। बच्चों, आइए अब हम इस कहानी के भाषा सौंदर्य पर बात करते हैं। इस कहानी में हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी इसमें मिलता है, जैसे कचहरी, दस्तावेज, मुख्तार, बरकत, बेगरज। इसकी शब्दावली तत्सम पूर्ण है। आविष्कार, प्रवाह, क्षोभ, धर्मनिष्ठ जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। भाषा मुहावरेदार है, जैसे बैर मोल लिया, हाथ मलते रहे, सिर पीट लेना। कुछ मुहावरे ऐसे भी हैं जिनका निर्माण प्रेमचंद स्वयं करते हैं, जैसे दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इस कहानी में वर्णनात्मक शैली का और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। नदी के किनारे और न्यायालय का दृश्य ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारी आंखों के सामने दृश्य चल रहे हैं। प्रेमचंद को इसमें अपार सफलता प्राप्त हुई है। कहानी की घटनाएं सामान्य हैं, जिसका धीमे धीमे विस्तार होता है। इस कहानी की कला की विशेषता इसके खुलेपन में है, इसके अंत को चुनने की स्वतंत्रता में है। विद्यार्थियों, आपने कहानी पढ़ ली। कहानी के अध्ययन को मापने के लिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आप सभी देंगे। प्रश्न और उसके विकल्प ध्यान से सुने, उसके बाद ही उत्तर दें। पहला प्रश्न है, कहानी में न्याय के मैदान में किस किस के बीच युद्ध ठन गया था? विकल्प 1, धर्म और धन के बीच में। दूसरा, अच्छाई और बुराई के बीच में। सत्य और असत्य के बीच में। चौथा, नीति और अनीति के बीच में। इस प्रश्न का उत्तर है क, धर्म और धन के बीच में। दूसरा प्रश्न है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। नमक का दारोगा कहानी में यह कथन किसका है? विकल्प क, वंशीधर। विकल्प ख, पंडित अलोपीदीन। ग, मुंशी जी। और घ, वकील। सही उत्तर है विकल्प 2, पंडित अलोपीदीन। तीसरा प्रश्न है, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यह प्रार्थना किसने किसके लिए की? विकल्प क, पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर के लिए। विकल्प ख, मुंशी वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन के लिए। ग, वंशीधर के पिता ने अपने पुत्र के लिए। और घ, वकील ने जनता के लिए। इसका सही उत्तर है क, पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर के लिए। प्रश्न 4, नमक का दारोगा कहानी आधारित है क, यथार्थवाद। ख,
आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ग आदर्शवाद और घ गांधीवाद। सही उत्तर है ख आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। आप सभी के समक्ष यह 5वां प्रश्न। पंडित अलोपी दीन ने मुंशी वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाते समय कितना वेतन देना तय किया था? विकल्प क 8,000 मासिक वेतन, ख 5,000 वार्षिक वेतन, ग 6,000 वार्षिक वेतन, घ 6,000 मासिक वेतन। सही जवाब है ग 6,000 वार्षिक वेतन। विद्यार्थियों, अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए इस अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसका उत्तर होगा, हमें इस कहानी के पात्र वंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। वह ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। उनके पिता उन्हें बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं, परंतु वह इन सब के विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करते हैं। वह स्वाभिमानी हैं। अदालत में उनके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, परंतु उन्होंने स्वाभिमान नहीं खोया। उनकी नौकरी छीन ली गई। कहानी के अंत में उन्हें अपनी ईमानदारी का फल मिला। पंडित अलोपी दीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का आजीवन मैनेजर बनाया। दूसरा प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू पक्ष उभर कर आते हैं? इसका उत्तर है, कहानी में पंडित अलोपी दीन के 2 पक्ष सामने आते हैं। पहला, लक्ष्मी के उपासक। पंडित अलोपी दीन लक्ष्मी के उपासक हैं। वह लक्ष्मी को सर्वोच्च मानते हैं। उन्होंने अदालत में सबको खरीद रखा है। वे कुशल वक्ता भी हैं। वाणी और धन से उन्होंने सबको वश में कर रखा है। इसी कारण वे नमक का अवैध व्यापार करते हैं। वंशीधर द्वारा पकड़े जाने पर वे अदालत में धन के बल पर स्वयं को रिहा करवा लेते हैं और वंशीधर को नौकरी से हटवा देते हैं। इनका दूसरा रूप है ईमानदारी के कायल। कहानी के अंत में इनका उज्जवल चरित्र सामने आता है। वह वंशीधर की ईमानदारी के कायल हैं। ऐसा व्यक्ति उन्हें सरलता से नहीं मिल सकता था। वे स्वयं उनके घर पहुँचे और उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया। उन्हें अच्छा वेतन व सुविधाएं देकर मान सम्मान बढ़ाया। उनके स्थान पर दूसरा व्यक्ति तो सदा बदला लेने के बारे में ही सोचता रहता। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़। उत्तर, वृद्ध मुंशी। ये वंशीधर के पिता हैं जो भ्रष्ट चरित्र के प्रतिनिधि हैं। इन्हें धन में ही सब कुछ दिखाई देता है। यह अपने पुत्र को ऊपर की कमाई तथा आम आदमी के शोषण की सलाह देते हैं। पाठ में यह अंश उनके विचारों को व्यक्त करता है। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष मालूम हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है।
जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। वे बेटे द्वारा रिश्वत न लेने पर उसकी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ मानते हैं। पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। ख वकील। वकील समाज के उस पेशे के प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ अपने लाभ की फिक्र करते हैं। उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें धन से मतलब होता है। अपराधी के जीतने पर भी वे प्रसन्न होते हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। वकीलों ने वंशीधर को चेतावनी तक दिलवा दी। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को झेलना पड़ा। नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। ग शहर की भीड़। शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उन्हें निंदा करने व तमाशा देखने का मौका चाहिए। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। अलोपी दिन की गिरफ्तारी पर शहर की भीड़ की प्रतिक्रिया देखिए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चलाते थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दिन अभिव्यक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाकर अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। अगला प्रश्न, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? प्रश्न का, यह किसकी उक्ति है? ख, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? ग, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? विद्यार्थियों, इसका उत्तर देख लेते हैं। क, यह उक्ति वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी जी की है। ख, जिस प्रकार पूरे महीने में सिर्फ एक बार पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे ही वेतन भी पूरा एक ही बार दिखाई देता है। उसी दिन से चंद्रमा का पूर्ण गोलाकार घटते घटते लुप्त हो जाता है।
वैसे ही उसी दिन से वेतन भी घटते घटते समाप्त हो जाता है। इन समानताओं के कारण मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। विद्यार्थियों, प्रश्न ग ऐसा है कि हर विद्यार्थी इसका अपने अनुसार उत्तर दे सकता है, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य उत्तर दिया जाता है। आपका उत्तर इससे अलग भी हो सकता है। उत्तर ग, एक पिता के द्वारा पुत्र को इस तरह मार्गदर्शन देना सर्वथा अनुचित है। माता पिता के कर्तव्य बच्चों में अच्छे संस्कार डालना है, सत्य और कर्तव्य निष्ठा बताना है। ऐसे में पिता के ऐसे वक्तव्य से सहमत नहीं हुआ जा सकता। प्रश्न संख्या 5, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, फिर से यह प्रश्न भी ऐसा है कि वह हर विद्यार्थी का उत्तर अलग अलग उसके अनुसार हो सकता है। यहाँ पर एक सामान्य उत्तर देने की चेष्टा की गई है। तो उत्तर है क, सत्य की जीत। इस कहानी में सत्य शुरू में भी प्रभावी रहा और अंत में भी। वंशीधर के इस सत्य के सामने अलोपीदीन को हार माननी पड़ी है। ख, ईमानदारी। वंशीधर ईमानदार था। वह भारी रिश्वत से भी नहीं प्रभावित हुआ। अदालत में उसे हार मिली, नौकरी छूटी, परंतु उसने ईमानदारी का त्याग नहीं किया। अंत में अलोपीदीन स्वयं उसके घर पहुंचे और इस गुण के कारण उसे अपनी समस्त जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाया। प्रश्न संख्या 6, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? उत्तर, कहानी के अंत में अलोपीदीन द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने का कारण तो स्पष्ट रूप से यही है कि उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति मिल गया। दूसरा, शायद उसके मन में आत्मग्लानि का भाव भी रहा हो कि उसने एक ईमानदार व्यक्ति को नौकरी से निकलवा दिया, तो वह उसे कुछ सहायता प्रदान करना चाहता हो। जहाँ तक कहानी के समापन की बात है, तो मैं इसके अंत में वंशीधर से अलोपीदीन के प्रस्ताव को मानने से इनकार करवा देता। कहानी के अंत में यह कहीं भी पता नहीं चलता कि अलोपीदीन ने गैरकानूनी काम को करने छोड़ दिए। मैं उसके गलत कामों में वंशीधर जैसे ईमानदार व्यक्ति को भागीदार नहीं बनने देता। बच्चों, इस तरह से हमने पूरी कहानी का पाठ कर लिया और उनके अभ्यास प्रश्न भी देख लिए। अब आप सभी के लिए, आप सभी की समझ और अभिव्यक्ति को परखने के लिए यह 3 प्रश्न गृह कार्य के रूप में दिए जा रहे हैं। प्रश्न 1, प्रेमचंद के जीवन परिचय पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। प्रश्न 2, नमक का दारोगा कहानी धर्म की धन पर विजय की कहानी है, प्रमाण द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, कफन कहानी को पढ़िए और लेखन के स्तर पर नमक का दारोगा से उसकी तुलना कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी अपनी गृह कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। आप सभी को प्रेमचंद के साहित्य से और अधिक परिचित कराने के लिए यह परियोजना कार्य आवंटित की जा रही है। इसका निर्माण सीबीएसई पाठ्यक्रम में वर्णित मानकों के आधार पर करें। प्रेमचंद का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। दूसरा, कृषक जीवन पर आधारित प्रेमचंद की 5 कहानियां। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।